Student, today we will study the chapter metal and non-metal. Okay, chapter 3 हम लोगों ने इसमें पहले भी पढ़ लिया है, राइट। हम लोगों ने जो लास्ट पढ़ा था वो हम लोगों ने मेटल एंड लस्ट्रस पढ़ा था, यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, राइट। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया था हम लोगों ने मेटल का, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल एंड नॉन मेटल दोनों का देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। चलिए देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। नंबर 1 क्या है? नॉन मेटल metals are neither malleable nor ductile, ठीक है। नॉन मेटल आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब क्या होता है? जो आसानी से टूट जाता है, ठीक है। नॉन मेटल क्या है? ना ही वो मेलिएबल है, ना ही उसको हम लोग पीट के सीट की तरह बना सकते हैं, ना ही उसका तार बना सकते हैं, और ना ही क्या है, नॉन मेटल क्या होता है, बहुत आसानी से टूट जाता है। जैसे चॉक, जैसे आपका पेन का नीब, वो सब क्या, पेंसिल का नीब, वो सब क्या है, वो सब एक ब्रिटल है, आसानी से टूट जाता है, ब्रेक इजली होता है। नॉन मेटल का एक प्रॉपर्टीज़ हो गया। दूसरा प्रॉपर्टीज़ जो होता है नॉन मेटल का, वो होता है नॉन मेटल आर metal do not conduct heat and electricity. Non-metal are not conduct heat and electricity. non-metal जो है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, यानी वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। यानी नॉन मेटल से जो है हीट इलेक्ट्रिसिटी अच्छा से पास नहीं करता है। नंबर 3 पॉइंट क्या हो गया? नॉन मेटल आर नॉट लस्ट्रस। मैंने बताया शाइनी मतलब नॉट शाइनी। नॉन मेटल क्या होता है? शाइनी नहीं होता है। कैसा होता है? दे आर डल। दे आर कैसा होता है? डल होता है, डल होता है, शाइनी नहीं होता। मतलब नॉन मेटल को अगर रगड़ेंगे तो शाइनी स्ट्रक्चर, शाइनी नहीं दिखेगा, ठीक है। नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। दे आर इजली ब्रोकन। नॉन मेटल क्या होता है? बहुत आसानी से ब्रेक हो जाता है, बहुत आसानी से क्या होता है, वो टूट जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। ओके, नाउ स्टूडेंट वी विल स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों का ख़त्म हो गया। अब पढ़ रहे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी मेटल, उसके बाद फिर नॉन मेटल पढ़ेंगे। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल तो बहुत सारे, एक एक इम्पोर्टेंट वाला पढ़ेंगे। जब मेटल यानी रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बोलिए या एयर बोलिए, एक ही बात है। ऑक्सीजन बोलिए या एयर बोलिए, एक ही बात है। यानी जब हम मेटल को ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो क्या बोलता है? मेटल ऑक्साइड। अब देखिए, ये याद रखने की ज़रूरत है। जैसे सोडियम क्या है? मेटल है। ऑक्सीजन का साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम ऑक्साइड।
आप बैलेंस कीजिए 2 से, यहाँ पे 2 से, तो बैलेंस हो गया। अब देखिए ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है। तो देखिए अब आप अगर कोई स्टूडेंट ये याद करता है तो वो गलत करता है। क्यों? मान लीजिए आप अगर ये याद करते हैं सोडियम की जगह कोई और मेटल दे दिया तो आपसे नहीं बनेगा। तो आपको ये याद करना है कि जब भी किसी मेटल को ऑक्सीजन के साथ बनाएंगे तो मेटल का ऑक्साइड ही बनेगा। अगर सोडियम के साथ बना रहे हैं तो सोडियम का ऑक्साइड बनेगा। किसी और मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन का रिएक्ट कर रहे हैं तो वो उस मेटल का ऑक्साइड बनेगा। तो ये अगर याद रखेंगे तो कोई सा भी मेटल एग्ज़ाम में दे उसको आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लिया पोटेशियम ले लीजिए, के को अगर O2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, K2O। बैलेंस के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये 2 हो गया, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 4 हो गया बैलेंस। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी एक, ये क्या हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड। क्या हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड। इसका मतलब यहाँ से आपको ये पता चलता है कि कोई भी मेटल लेंगे उसी का ऑक्साइड बनेगा। जब मेटल को हम रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो उसी मेटल का ऑक्साइड बनेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछता है एग्ज़ाम में, वाई पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम एंड सोडियम मेटल केप्ट या बोल सकते स्टोर अंडर केरोसिन ऑयल। ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, वाई पोटेशियम या सोडियम मेटल केप्ट ऑन या स्टोर अंडर केरोसिन ऑयल, या वाई शुड केरोसिन ऑयल यूज फॉर स्टोरिंग पोटेशियम एंड सोडियम। किसी तरह से भी क्वेश्चन आएगा, यानी पोटेशियम सोडियम और केरोसिन में स्टोर करने की बात आती है तो आंसर यही होगा जो अभी मैं लिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। देखिए इसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। देखिए पोटेशियम, आंसर लिखिएगा, potassium metal and sodium metal are stored under kerosene oil to prevent their reaction with the oxygen, moisture and dioxide of air because they catch fire and start burning when kept open in the air। यानी ये इतना रिएक्टिव होता है एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ इतना रिएक्टिव होता है कि अगर आप इसको एयर में खुला हवा में छोड़ देंगे तो इसमें आग पकड़ लेता है। इसलिए क्या होता है, पोटेशियम और सोडियम मेटल को जो है केरोसिन में डुबा के रखते हैं ताकि इसमें आग ना पकड़े। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे करते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं मेटल के साथ जो रिएक्ट कर रहा था। कुछ और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए जिंक कर रहा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, क्या बना रहा है, ZNO, जिंक ऑक्साइड। ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, ये गैस है, ये 2 है, ये 2 है। ठीक है। तो ये क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया। तो यानी कोई भी मेटल
किसी भी एयर के साथ ऑक्सीजन का साथ रिएक्ट करके उसी का ऑक्साइड बनाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं जब मेटल रिएक्ट विथ वाटर। नेक्स्ट हम लोग करते हैं 2 नंबर रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर क्या होता है? जब मेटल जब किसी डायरेक्ट लिखता हूँ, जब कोई मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। प्लस हाइड्रोजन। ओके, तो देखिए मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, याद रखिए। लेकिन जब मेटल स्टीम के साथ, स्टीम बोलिए या आप हॉट वाटर बोलिए, उसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो जो स्टूडेंट है उनको ये याद करना चाहिए, मैं जो रिएक्शन बताऊंगा वो समझना है, उसको रटना नहीं है। लेकिन रटने का चीज़ ये है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर एग्ज़ाम में रिएक्शन नहीं बनता है, पता ही नहीं चलता किस रिएक्शन से क्या बनेगा, क्योंकि वो रिएक्शन को रटते हैं, रिएक्शन नहीं रटा जाता है। ये जो कंसेप्ट है कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा, इसको रटना पड़ेगा ताकि कोई भी मेटल हो, अब सोडियम हो या पोटेशियम हो या उसके जगह पे कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, कोई भी मेटल हो, जब वाटर के साथ करेगा तो जो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा उसी मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। इतना तो कंफर्म है। तो ये अगर जो याद नहीं करेगा, अगर रिएक्शन डायरेक्ट याद करेगा, तो मान लीजिए किसी ने सोडियम का, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ रिएक्शन, अब इसी में देखिए रिएक्शन है, इसी में रिएक्शन नंबर 1 देखिए। मान लीजिए जैसे पोटेशियम को रिएक्ट कर रहा हूँ वाटर के साथ, तो क्या बन रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और हीट तो देगा, वो अलग बात है। तो ये हो गया हाइड्रोजन, ये गैस है, ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया, ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया। अब इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 से, ये क्या हो गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन बना, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर पोटेशियम की जगह पे सोडियम ले लिया, वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। वाटर मतलब क्या हो गया? कोल्ड वाटर। ये जो वाटर है, ये जो वाटर मतलब क्या हो गया? कोल्ड। वार्म वाटर या हॉट वाटर होने से तो स्टीम हो जाएगा ना, समझ रहे बात? तो इसमें देखिए, इसको बैलेंस कर देते हैं। तो देखिए पोटेशियम, अब कोई अब मान लीजिए एक और रिएक्शन देते हैं, जैसे मान लीजिए कैल्शियम। चलो कैल्शियम को रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, तो क्या बनेगा? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। ये क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए कोई स्टूडेंट अगर सिर्फ सोडियम वाला याद करके जाएगा रिएक्शन, अब इसका तो मान लीजिए कम से कम 12 रिएक्शन, 10-12 रिएक्शन भी बन सकता है। 10-12 रिएक्शन याद करना संभव नहीं है, किसी के लिए नहीं। ये तो सिर्फ एक का हुआ, ऐसे कितने रिएक्शन है, सारा याद करने जाएंगे तो हज़ारों रिएक्शन हो जाएगा। हज़ारों रिएक्शन कोई याद कर सकेगा? किसी स्टूडेंट का हिम्मत नहीं है कि वो हज़ारों रिएक्शन याद कर सके। तो वो क्या याद करते हैं, जो मैंने लिखाया था कि कोई भी मेटल
कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका हाइड्रोक्साइड बनाएगा। आपने ये याद कर लिया। एग्जाम में पोटेशियम दिया तो आपने उसका हाइड्रोक्साइड बना दिया, सोडियम दिया उसका हाइड्रोक्साइड बना दिया, कैल्शियम दिया तो उसका हाइड्रोक्साइड बना दिया, एल्युमिनियम देगा तो उसका हाइड्रोक्साइड बना देंगे, मैग्नीशियम देगा तो उसका हाइड्रोक्साइड बना देंगे, जिंक देगा उसका हाइड्रोक्साइड बना देंगे। तो इसीलिए वो कॉन्सेप्ट जो मैंने है उसको रटना पड़ता है, तो रिएक्शन आपका एग्जाम में एक भी नहीं छूटेगा। अगर आप ये रटेंगे, ये समझ आ जाता है, ये रटेंगे तो एग्ज़ाम में कभी कोई भी रिएक्शन नहीं बना सकेंगे। मैं जैसे बोलता हूँ वैसे कीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, अब हम लोगों ने कोल्ड वाटर यानी वाटर से कर दिया, अब हम लोग स्टीम से करते हैं। मान लीजिए जैसे मैग्नीशियम को अगर रिएक्ट कर रहे हैं वाटर, कैसा वाटर है वो? स्टीम वाटर। कैसा है? हॉट वाटर बोलिए या आप इसको स्टीम बोलिए। क्या बोलिए आप? स्टीम बोलिए, एक ही बात है। तो ये क्या बनाता है? मैंने क्या बताया था, जो हॉट वाटर से बनाएगा तो क्या बनाएगा? ये क्या बनाता है हॉट वाटर से? मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, और मैग्नीशियम क्या करता है? हॉट वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? हॉट वाटर अगर आप पहले स्टीम का देखते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस ही है, हाइड्रोजन बनाएगा। बैलेंस ही है, क्या बना दिया? मैग्नीशियम। लेकिन मैग्नीशियम मेटल का एक चीज़ जानिए, मैग्नीशियम मेटल जो है कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। तो ये कैसा वाटर से रिएक्ट करेगा? अगर हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। हॉट वाटर से रिएक्ट कराएगा तो मैग्नीशियम ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा Mg मैग्नीशियम मेटल नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैग्नीशियम मेटल जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब मान लीजिए एक एग्जांपल स्टीम का एक और ले लेते हैं। मान लीजिए एल्युमिनियम को अगर आप स्टीम के साथ, तो क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। पहले ही बताया गया, मेटल ऑक्साइड यानी एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाएगा, Al2O3। अब एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है वो तो आपको पता करना, वो तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसलिए मैं बोलता हूँ रिएक्शन को कभी नहीं रटा जाता है। जो स्टार्टिंग में मैंने लिखाया है उसको अगर रट लीजिएगा, कोई भी रिएक्शन कैसा भी रिएक्शन देगा आराम से आप बन जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब आगे रिएक्शन करते हैं। व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। अब रिएक्शन करते हैं जब कोई मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर में, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो याद रखना क्या है ये, यानी मेटल जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं तो मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। ये रखने की चीज़ है। अब देखिए जैसे सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? एक मेटल का सॉल्ट है, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। बैलेंस कर दीजिए इन सभी को, बैलेंस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो कितना अच्छा रिएक्शन हो रहा है। अब देखिए अगर एल्युमिनियम को रिएक्ट कराइए, एल्युमिनियम को अगर आप रिएक्ट कराएंगे HCl से तो AlCl3 + 3H2, ठीक है। इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा? ये एल्युमिनियम क्लोराइड
क्या बन जाएगा, ये एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक मेटल का सॉल्ट हो गया। क्या हो गया, एक मेटल का सॉल्ट हो गया। तो याद रखना है हमको ये कि कोई भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल का सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। अब एल्युमिनियम के जगह पे आप मैग्नीशियम ले लीजिए, मैग्नीशियम के जगह पे कोई और मेटल ले लीजिए, तो उतना सारा मेटल याद रखना बिल्कुल संभव नहीं है। मैं एक और मेटल लेके आपको बताता हूँ। मैं एक मान लीजिए आयरन ले लीजिए, आयरन भी तो एक मेटल है, Fe HCl के साथ रिएक्ट कीजिए तो क्या बन जाएगा, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। ये क्या हो गया, आयरन 2 क्लोराइड, 2 इसलिए 2 क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 रिएक्शन, ऐसे तो 5-10 रिएक्शन बन सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए आप 10 रिएक्शन याद करेंगे तो कभी संभव नहीं है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये रटना पड़ेगा, ये रटना पड़ेगा। ये रट लेंगे तो ये सिर्फ समझ लेंगे तो हो जाएगा। समझ में आ गया। अब एक स्पेशल इसी में नोट्स में लिखिए, इसी मेटल में नोट में लिखिए, नोट में लिखिए कॉपर, इसे नोट से एग्जाम, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ, कॉपर मेटल, लेकिन ये जो मेटल है ये रिएक्ट नहीं करता है विथ डाइल्यूट क्लोरिक एसिड। ठीक है, यानी जब अगर कॉपर को हम HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, नो रिएक्शन होगा, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। तो ये अब एग्ज़ाम में अगर कॉपर पूछ दिया तो आप बोलेंगे सर कॉपर तो मेटल है तो वो क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया तो कॉपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। अब मान लीजिए मैंने ये नोट्स लिखाया, अब कोई स्टूडेंट ये नोट्स नहीं याद करेगा, सिर्फ वो दिमाग बंद करके याद करते हैं। तो जो मैं लिखा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो हट के है या एक्सेप्शन है, मैं उसको अलग से नोट करके लिखा दे रहा हूँ। तो ये सब याद रखिएगा, तो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा और किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक भी रिएक्शन नहीं छूटेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी रिएक्शन आपका छूटेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए इसी तरह से बहुत सारा हो जाता है। किसी को भी रिएक्ट करवाइए आप कोई भी एसिड से, ठीक है, डाइल्यूट एसिड से, तो क्या बनाएगा, उसी का रिएक्शन बनाएगा। ठीक है, अभी एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसी में। अभी मान लीजिए आप चलो जिंक लेते हैं। जिंक को अगर आप H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाएगा, ZnSO4, ये भी एक सॉल्ट है, प्लस H2 बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, जिंक सल्फेट। क्या है, ये भी एक सॉल्ट है। तो बना ना, एसिड को मेटल को जब एसिड से रिएक्ट करे तो क्या बना, सॉल्ट बना, उसी मेटल का सॉल्ट और H2। तो बस इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्वारेजिया, एक ये चीज़ पढ़िए एक्वारेजिया, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एक्वारेजिया, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्वारेजिया इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछता है एग्ज़ाम में। एक्वारेजिया क्या है देख लीजिए पहले। एक्वारेजिया is a freshly prepared mixture of 1 part of concentrated nitric acid and 3 parts of concentrated हाइड्रोक्लोरिक। तो देखिए एक्वारेजिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वारेजिया क्या होता है, किसको बोलते हैं एक्वारेजिया? एक्वारेजिया बोलते हैं
प्रिपेयर मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। क्या होता है रेशियो, क्या होता है 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, एंड ये कैसा है कॉन्क, और ये 1 पार्ट ऑफ एंड 3 पार्ट ऑफ कॉन्क HCl, कॉन्क HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी ये 1:3 के रेशियो में रहता है। कैसे रेशियो में रहता है 1:3 के रेशियो, यानी 1 पार्ट कॉन्क HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी को हम लोग एक्वारेजिया बोलते हैं, इसी को हम लोग एक्वारेजिया बोलते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्वारेजिया। और क्या होता है ये तो हो गया, मैंने बता दिया इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए इसका एक्वारेजिया, एक्वारेजिया कैन डिसॉल्व ऑल मैटर। एक्वारेजिया जो है डिसॉल्व करता ऑल मेटल। एग्जाम्पल जैसे एक्वारेजिया कैन डिसॉल्व इवन गोल्ड एंड प्लेटिनियम मेटल। सोचिए, क्योंकि दोनों ही एसिड है, बहुत हाईली एसिड है, और दोनों ही कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट मतलब उसका पावर कम होगा, और कंसनट्रेटेड मतलब उसका पावर बहुत ज़्यादा होगा। तो एक तो ये लोग बहुत हेवी एसिड है, ऊपर से कंसनट्रेटेड है, तो इसका इतना पावर होता है कि ये गोल्ड प्लेटिनम तक को भी डिसॉल्व कर देता है। ये इतना हाईली एसिड होता है ये एक्वारेजिया, ठीक है। तो एक्वारेजिया का ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए जो है ये सब याद रखिएगा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये सब वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ आगे करते हैं। चलिए अब मैं आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज़ लिखा रहा हूँ, जिससे पता चलेगा कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद कौन सबसे कम रिएक्टिव, धीरे धीरे लेस रिएक्टिव होता जाता है। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज़ या इसे बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ठीक है। तो मैं सिंबल लिख रहा हूँ सिर्फ, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। आप जिसका नाम याद नहीं है तो आप बगल में नाम लिख सकते हैं। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार लिखा है, ये सब नाम पता है। जिसको नहीं पता है वो लिख सकते हैं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, एसएन, टीन, पीबी, लेड, ठीक है। उसके बाद कॉपर, हाँ, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। ये क्या होता है रिएक्टिविटी क्या होता है डिक्रीज होता है। ऊपर वाला क्या होता है मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है। और सबसे नीचे वाला क्या होता है लिस्ट मेटल, क्या होता है सबसे कम रिएक्टिव मेटल होता है। तो नीचे जाते वक्त क्या होता है डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी। अब मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में बहुत सारा मेटल दे दिया, अब बोलेगा अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है उसको सबसे कम रिएक्टिव से इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जो सबसे कम रिएक्टिव है उससे धीरे धीरे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वाला को लिखना है। या आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलेगा तो मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वाला को पहले लिखना है, धीरे धीरे कम वाले को लिखना है। तो ये अगर आपको अगर पैटर्न याद है कि कौन सबसे ज़्यादा है, धीरे धीरे कौन सबसे कम हो रहा है, इससे अगर पैटर्न आपको याद रहेगा तो क्या होगा एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछते हैं, और एग्ज़ाम में अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और रिएक्शन करते हैं। अब रिएक्शन है जब किसी मेटल को हम सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करते हैं,
ठीक है। मान लीजिए हम किसी मेटल को किसी दूसरे सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। तो क्या होता है, जब किसी सॉल्ट सॉल्यूशन को किसी दूसरे मेटल का ऑफ मेटल किसी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल प्लस मेटल। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल प्लस मेटल। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे CuSO4, ये क्या है? कॉपर सल्फेट। इसको जब हम जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है? जिंक सल्फेट। साथ में कोई मेटल यानी कॉपर, यानी ये मेटल, ये जिंक इसके साथ रिएक्ट कर गया और ये मेटल अलग हो गया। इसी तरह से रिएक्शन होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग बना दिए CuSO4 को Fe से रिएक्ट कर दिए, कॉपर सल्फेट को आयरन से, तो क्या बन गया? आयरन 2 सल्फेट प्लस Cu वाला हो गया, आयरन 2 सल्फेट प्लस कॉपर वाला हो गया। तो देखिए मेन है ये रखना के लिए कि कोई भी मेटल का जो सॉल्ट है उसको अगर हम किसी मेटल से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा। उस मेटल का क्या बनेगा? सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा। यानी कौन सा मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा? बाद वाला जो मेटल है इसका सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा और ये वाला जो मेटल है ये अलग हो जाएगा। तो इस तरह से अगर ये वाला रट लेंगे तो ये वाला खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन अगर ये रटने के लिए जाएंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, सारा करना एक इंसान के लिए संभव नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसी तरह से बहुत सारा रिएक्शन है, करते रहिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, तब तक ये सब अच्छे से याद कीजिए। नेक्स्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल करेंगे, फिर कुछ दिन के बाद ये चैप्टर भी हमारा जो है ख़त्म ही हो जाएगा। थोड़ा सा है, इसमें बड़ा चैप्टर है, थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि सभी चीज़ करना है तो करना पड़ेगा। अगर मैं सब चीज़ छोड़ के खड़ा हूँ तब तो 2 दिन के 3 दिन के भीतर एक चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, बट वो सब मतलब ठगने वाली बात हो गई। अगर मैं छोड़ के कराऊँ तो आराम से 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो ठगने वाली बात है, वो चीज़ आपको काम नहीं आएगा, क्योंकि जितना कंसेप्ट है, जितना सिलेबस है, वो सारा आपको करना पड़ेगा। बोर्ड में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा नहीं पता, इसलिए मैं सारा चीज़ करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, फिर आगे हम लोग इससे आगे करेंगे नॉन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, तब तक के लिए यही रखते हैं। थैंक यू।